नमस्कार दोस्तों, ड्रीमी डूडल चैनल में आपका बहुत बहुत स्वागत है। हमारी जो आज की कहानी है वो विक्रम और बेताल की कहानी है। हमारी कहानी का शीर्षक है पद्मावती का प्रेम विवाह। आर्यवर्त में वाराणसी नाम की एक नगरी है जहाँ भगवान शंकर निवास करते हैं। पुण्यात्मा लोगों के रहने के कारण वह नगरी कैलाश भूमि के समान जान पड़ती है। उस नगरी के निकट अगाध जल वाली गंगा बहती है जो उसके कंठहार की तरह सुशोभित करती है। प्राचीन काल में उस नगरी में एक राजा राज करता था जिसका नाम था प्रताप मुकुट। प्रताप मुकुट का वज्र मुकुट नाम का एक पुत्र भी था जो अपने पिता की ही भांति बहुत वीर, गंभीर और धीर था। वह इतना सुंदर था कि कामदेव का साक्षात अवतार लगता था। राजा एक मंत्री का बेटा बुद्धि शरीर उस वज्र मुकुट का घनिष्ठ मित्र था। एक बार वज्र मुकुट अपने उस मित्र के साथ जंगल में शिकार खेलने गया। वहाँ घने जंगल के बीच उसे एक रमणीक सरोवर दिखाई दिया जिसमें बहुत से कमल के सुंदर सुंदर पुष्प खिले हुए थे। उसी समय अपनी कुछ सखियों सहित एक राजकन्या वहाँ आई और सरोवर में स्नान करने लगी। राजकन्या के सुंदर रूप को देखकर वज्र मुकुट उस पर मोहित हो गया। राजकन्या ने भी वज्र मुकुट को देख लिया था और वह भी पहली ही नज़र में उसकी ओर आकृष्ट हो गई। राजकुमार वज्र मुकुट अभी उस राजकन्या के बारे में जानने के लिए सोच ही रहा था कि राजकन्या ने खेल खेल में ही उसकी ओर संकेत करके अपना नाम धाम भी बता दिया। उसने एक कमल के पत्ते को लेकर अपने कान में लगाया, दंतपत्र से देर तक दांतों को खुरचा, एक दूसरा कमल माथे पर तथा हाथ अपने हृदय पर रखा, किंतु राजकुमार ने उस समय उसके इशारों का मतलब न समझा। उसके बुद्धिमान मित्र बुद्धि शरीर ने उन इशारों का मतलब समझ लिया था, अतः मंद मंद मुस्काता हुआ अपने मित्र की हालत देखता रहा जो उस राजकन्या के प्रेम बाण से आहत होकर राजकन्या और उसकी सखियों को वापस जाते हुए देख रहा था। राजकुमार घर लौटा तो बहुत उदास था। उसकी दशा जलबिन मछली की भांति हो रही थी। जब से वह शिकार से लौटा था उस राजकन्या के वियोग में उसका खाना पीना छूट गया था। राजकुमारी की याद आते ही उसका मन उसे पाने के लिए बेचैन होता रहता था। एक दिन बुद्धि शरीर ने राजकुमार से एकांत में इसका कारण पूछा। कारण जानकर उसने कहा कि उसका मिलना कठिन नहीं है। तब राजकुमार ने अधीरता से कहा, जिसका न तो नाम धाम मालूम है और न जिसके कुल का ही कोई पता है, वह भला कैसे पाई जा सकती है? फिर तुम व्यर्थ में मुझे क्यों भरोसा दिलाते हो? अब हम जानेंगे पद्मावती के इशारों का मतलब। इस पर मंत्री पुत्र बुद्धि शरीर बोला, मित्र, उसने तुम्हें इशारों में जो कुछ भी बताया, क्या उन्हें तुमने नहीं देखा? सुनो, उसने कानों पर उत्पल रखकर बताया कि वह राजा कर्णोत्पल के राज्य में रहती है। दांतों को खुरच कर यह संकेत दिया कि वह वहाँ के दंत वैद्य की कन्या है। अपने कान में कमल का पत्ता लगाकर उसने अपना नाम पद्मावती बताया और हृदय पर हाथ रखकर सूचित किया कि उसका हृदय तुम्हें अर्पित हो चुका है। कलिंग देश में कर्णोत्पल नाम का एक सुविख्यात राजा है। उसके दरबार में दंत वैद्य की पद्मावती नाम की एक कन्या है जो उसे प्राणों से भी अधिक प्यारी है। दंत वैद्य उस पर अपनी जान छिड़कता है। मंत्री पुत्र ने आगे बताया, मित्र, ये सारी बातें मैंने लोगों के मुख से सुन रखी थी, इसलिए मैंने उसके इन इशारों को समझ लिया जिससे उसने अपने देश आदि की सूचना दी थी। मंत्री पुत्र के ऐसा कहने पर राजकुमार को बेहद संतोष हुआ। प्रिया का पता लगाने का उपाय मिल जाने के कारण वह प्रसन्न भी था। वह अपने मित्र के साथ अगले ही दिन आखेट का बहाना करके
अपनी प्रिया से मिलने चल पड़ा। आधी राह में अपने घोड़ों को वायु वेग से दौड़ाकर उसने अपने सैनिकों को पीछे छोड़ दिया और केवल मंत्री पुत्र के साथ कलिंग की ओर बढ़ चला। राजा कर्णोत्पल के राज्य में पहुंचकर उसने दंतवैद्य की खोज की और उसका घर देख लिया। तब राजकुमार और मंत्री पुत्र ने उसके घर के पास ही निवास करने के लिए एक वृद्ध स्त्री के मकान में प्रवेश किया। मंत्री पुत्र ने घोड़ों को दाना पानी देकर उन्हें छिपाकर बांध दिया। फिर राजकुमार के सामने ही उसने वृद्धा से कहा, हे माता, क्या आप संग्रामवर्धन नाम के किसी दंतवैद्य को जानती है? यह सुनकर उस वृद्ध स्त्री ने आश्चर्यपूर्वक पूछा, हाँ, मैं जानती हूँ, मैं उनकी दाई हूँ, लेकिन अधिक उम्र हो जाने के कारण अब उन्होंने मुझे अपनी बेटी पद्मावती की सेवा में लगा दिया है, किंतु वस्त्रों से हीन होने के कारण मैं सदा उसके पास नहीं जाती। मेरा बेटा नालायक और जुआरी है, मेरे वस्त्र देखते ही वह उन्हें उठा ले जाता है। बुढ़िया के ऐसे कहने पर प्रसन्न होकर मंत्री पुत्र ने अपने अत्तरीय आदि वस्त्र उसे देकर संतुष्ट किया। फिर वह बोला, तुम हमारी माता के समान हो, पुत्र समझकर हमारा एक कार्य गुप्त रूप से कर दो तो हम आपके बहुत आभारी रहेंगे। तुम इस दंतवैद्य की कन्या पद्मावती से जाकर कहो कि जिस राजकुमार को उसने सरोवर के किनारे देखा था वह यहाँ आया हुआ है। प्रेमवश उसने यह संदेश कहने के लिए तुम्हें वहाँ भेजा है। उपहार मिलने की आशा में वह बुढ़िया तुरंत ऐसा काम करने को तैयार हो गई। वह पद्मावती के पास पहुंची और वह संदेश पद्मावती को देकर शीघ्रता से लौट आई। पूछने पर उसने राजकुमार और मंत्री पुत्र को बताया, मैंने जाकर तुम लोगों के आने की बात गुप्त रूप से उससे कही। सुनकर उसने मुझे बहुत भला बुरा कहा और कपूर लगे अपने दोनों हाथों से मेरे दोनों गालों पर कई थप्पड़ मारे। मैं इस अपमान को सहन न कर सकी और दुखी होकर रोती हुई वहाँ से लौट आई। बेटे, स्वयं अपनी आँखों से देख लो, मेरे दोनों गालों पर अभी तक भी उसके द्वारा मारे गए थप्पड़ों के निशान मौजूद हैं। राजकुमार की प्रतीक्षा। बुढ़िया द्वारा बताए जाने पर राजकुमार उदास हो गया, किंतु महाबुद्धिमान मंत्री पुत्र ने उससे एकांत में कहा, तुम दुखी मत हो मित्र। पद्मावती ने बुढ़िया को फटकार कर कपूर से उजली अपनी 10 उंगलियों की छाप द्वारा तुम्हें यह बताने की कोशिश की है कि तुम शुक्ल पक्ष की 10 चांदनी रातों तक प्रतीक्षा करो। ये रातें मिलन के लिए उपयुक्त नहीं है। फिर मंत्री पुत्र राजकुमार और पद्मावती की प्रेम कहानी को सफल बनाने के लिए बाजार में गया और अपने पास का थोड़ा सा सोना बेच आया। उससे मिले धन से उसने बुढ़िया के लिए उत्तम भोजन तैयार करवाया और उस वृद्धा के साथ मिलकर उसने भोजन किया। इस तरह 10 दिन बिताकर मंत्री पुत्र ने उस बुढ़िया को फिर पद्मावती के पास भेज दिया। बुढ़िया उत्तम भोजन के लोभ में यह कार्य करने के लिए फिर से तैयार हो गई। बुढ़िया ने लौटकर उन्हें बताया, आज मैं यहाँ से जाकर चुपचाप उसके पास खड़ी रही, तब उसने स्वयं ही तुम्हारी बात करने के लिए मेरे अपराध का उल्लेख करते हुए मेरे हृदय पर महावर लगी अपनी 3 उंगलियों से आघात किया। इसके बाद मैं उसके पास से यहाँ चली आई। 3 रातें बीत जाने के बाद मंत्री पुत्र ने अकेले में राजकुमार से कहा, तुम कोई शंका मत करो मित्र। पद्मावती ने महावर लगी 3 उंगलियों की छाप छोड़कर यह सूचित किया है कि वह अभी 3 दिन तक राजमहल में रहेगी। यह सुनकर मंत्री पुत्र ने फिर से बुढ़िया को पद्मावती के पास भेजा। उस दिन
जब बुढ़िया पद्मावती के पास पहुंची तो उसने बुढ़िया का उचित स्वागत सत्कार किया और उसे स्वादिष्ट भोजन भी कराया। पूरा दिन वह बुढ़िया के साथ हंसती मुस्कुराती बातें करती रही। शाम को जब बुढ़िया लौटने को आई तभी बाहर बहुत डरावना शोरगुल सुनाई दिया। हाय हाय, यह पागल हाथी जंजीरें तोड़कर लोगों को कुचलता हुआ भागा जा रहा है। बाहर से मनुष्यों की ऐसी चीख पुकार सुनाई पड़ी। तब पद्मावती ने उस बुढ़िया से कहा, राजमार्ग को एक हाथी ने रोक रखा है, उससे तुम्हारा जाना उचित नहीं है। मैं तुम्हें रस्सियों से बंधी एक पीढ़ी पर बैठाकर उस बड़ी खिड़की के रास्ते नीचे बगीचे में उतरवा देता हूँ। उसके बाद पेड़ के सहारे बाग की चारदीवारी पर चढ़ जाना और फिर वहाँ से दूसरी ओर के पेड़ पर चढ़कर नीचे उतर जाना, फिर वहाँ से अपने घर चली जाना। यह कहकर एक रस्सी से बंधी पीढ़ी पर बैठाकर उसने बुढ़िया को अपनी दासियों द्वारा खिड़की के रास्ते नीचे बगीचे में उतरवा दिया। बुढ़िया पद्मावती द्वारा बताए हुए रास्ते से घर लौट आई और सारी बातें जो की त्यों राजकुमार और मंत्री पुत्र को बता दी। तब उस मंत्री पुत्र ने राजकुमार से कहा, मित्र, तुम्हारा मनोरथ पूरा हुआ। उसने युक्ति पूर्वक तुम्हें रास्ता भी बतला दिया है, लेकिन आज ही शाम को तुम वहां जाओ और इसी मार्ग से अपनी उस प्रिया के भवन में प्रवेश करो। पद्मावती और राजकुमार का मिलन। राजकुमार ने जैसे ही बुढ़िया के बताए हुए तरीके द्वारा वह चारदीवारी पर चढ़कर पद्मावती के बगीचे में पहुंच गया। वहां उसने रस्सियों से बंधी हुई पीढ़ी को लटकते देखा, जिसके ऊपरी छज्जे पर राजकुमार की राह देखती हुई कई दासियां खड़ी थी। जो ही राजकुमार पीढ़ी पर बैठा, दासियों ने रस्सी ऊपर खींच ली और वह खिड़की की राह से अपनी प्रिया के पास जहां पहुंचा। मंत्री पुत्र ने जब अपने मित्र को निर्विघ्न खिड़की में प्रवेश करता देखा तो वह संतुष्ट होकर वहां से लौट गया। अंदर पहुंचकर राजकुमार ने अपनी प्रिया को देखा। पद्मावती का मुख पूर्ण चंद्र के समान था, जिससे शोभा की किरणें छिटक रही थी। पद्मावती भी उत्कंठा से भरी राजकुमार के अंग लग गई और अनेक प्रकार से उसका सम्मान करने लगी। अंततः राजकुमार ने गांधर्व विधि से पद्मावती के साथ विवाह रचा लिया और कई दिनों तक गुप्त रूप से उसी के आवास में छिपा रहा। कई दिनों तक वहां रहने के बाद एक रात को उसने अपनी प्रिया से कहा, मेरे साथ मेरा मित्र बुद्धि शरीर भी यहाँ आया है। वह यहाँ अकेला ही तुम्हारी धाय के घर में रहता है। मैं अब भी जाता हूँ, उसकी कुशलता का पता करके और उसे समझा बुझाकर पुनः तुम्हारे पास आ जाऊंगा। यह सुनकर पद्मावती ने राजकुमार से कहा, आर्यपुत्र, यह तो बताइए कि मैंने जो इशारे किए थे उन्हें तुमने समझा या बुद्धि शरीर ने? मैं तो तुम्हारे इशारे बिल्कुल भी नहीं समझा था।